कोरोना खत्म हो गया, लेकिन चीनी अर्थव्यवस्था को कोरोना की जो बीमारी है असल मायने में मंदी की बीमारी के रूप में निकल कर आ रही है। बस चीन चूंकि अपने आप में एक ऐसी इकोनॉमी है जो अपनी बातें बाहर नहीं आने देता, इसलिए लोगों को उसके बारे में बहुत कम जानकारियां प्राप्त हैं। लेकिन बहुत सी चीजें मार्केट के अंदर मार्केट के स्टैटिक्स के थ्रू बाहर आ जाती हैं। जो चीजें बाहर आई उनसे क्या सुर्खियां बनी कि वाई इज चाइना नॉट रशिंग टू फिक्स इट्स एलिंग इकोनॉमी। इसकी जो बीमार हुई अर्थव्यवस्था है उसको सुधारने का चीन काम क्यों नहीं कर रहा है। चाइना ड्रिबल्स आउट न्यू हिंट ऑन स्टिमुलस एज वीक डेटा स्टॉक्स एक्सपेक्टेशंस। ऐसा क्या हुआ कि यह अपने आप को वहां से उबारने के लिए कार्य नहीं कर रहा है। यह चर्चा तब और खास हो जाती है तब MIT के अंदर डायरेक्टर ऑफ डिजिटल करेंसी इनिशिएटिव की नेहा नरूला इस बात को यह कहते हुए निकालती हैं कि डिजिटल युआन कुड अलाउ सम कंट्रीज टू अवॉइड US सैंक्शन एंड इंक्रीज चाइनीज गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस। द पीपल्स बैंक ऑफ चाइना वर्तमान में काम कर रही है डिजिटल युआन को लाने का, उससे भी संभवतया आने वाले समय में कुछ और ना और चीजें देखने को मिल जाएंगी। लेकिन चीन की अर्थव्यवस्था को चीन की अर्थव्यवस्था अपने आप में इस समय एक ऐसे जाल में फंस चुकी है जो कि इकोनॉमिक क्राइसिस से कहीं ज्यादा है। आपने अब तक चीन के माध्यम से जो सुर्खियां सुनी वो ये कि पाकिस्तान में इसने इतना निवेश कर दिया, अफगानिस्तान में ये कर दिया, अफ्रीका में ये कर दिया, श्रीलंका में ये कर दिया, नेपाल को ये दे दिया, बांग्लादेश को ये दे दिया। सबको सब कुछ देने वाला चीन आज अपने यहां एक्सपोर्ट को लगातार डिफ्लेशन के दायरे में आता हुआ देख रहा है। उसका निर्यात लगातार गिर रहा है। चीन बड़ी इकोनॉमी बना कैसे था, उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी? उसकी ताकत थी वहां का एक्सपोर्ट, जो कि चीनी एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा माल का हो रहा था, लेकिन लगातार वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब आपके दिमाग में प्रश्न बनने लगेगा, कम क्यों हो रहा है? वॉल्यूम कम हो रहा है, डिमांड कम हो रही है, हो क्या रहा है? इसको समझने के लिए हम आपको एक टर्मिनोलॉजी सिखाएंगे, अर्थव्यवस्था में डिफ्लेशन। और वो क्या है इसको समझने के लिए अर्थव्यवस्था के दो बेसिक शब्द समझिए। एक है इन्फ्लेशन, एक है डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन कहा जाता है जब कहीं पर भी प्राइजेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज के अंदर, किसी इकोनॉमी के अंदर एक समय अंतराल में इंक्रीज देखा जाए, यानी कि एक टाइम फ्रेम ऐसा लिया जाए जिसमें मान लीजिए कि आपने 2 महीने का लिया, 5 महीने का लिया, साल भर का लिया, और आपने देखा कि प्राइजेस ऑफ गुड्स यानी वस्तु का निर्माण और सर्विस के निर्माण जो हैं उसके अंदर समय के साथ में वृद्धि हो रही है, दाम में वृद्धि हो रही है ना। भारतीय अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन को भी दर्ज करने का, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर उसे दर्ज करने का एक क्राइटेरिया सेट कर रखा है। इन्फ्लेशन को नापने के लिए CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और PPI यानी कि मतलब ओवरऑल जो प्राइस इंडेक्स है उसे देखा जाता है। CPI के अंदर क्या हो रहा है कि यहां पर भारत में महंगाई की दर को 2% से लेकर 6% तक का क्राइटेरिया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने निर्धारित किया हुआ है कि हर देश की महंगाई साल दर साल कम से कम 2% और अधिकतम 6% बढ़नी चाहिए। महंगाई बढ़ना इन्फ्लेशन के अंदर शामिल किया जाता है। डिफ्लेशन क्या होता है? डिफ्लेशन रेफर्स टू ए जनरल डिक्रीज इन प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। समय के साथ साथ जहां वस्तुओं के दाम बढ़ने चाहिए थे वो दाम गिरने लग रहे हैं। अब आप पूछेंगे ये तो अच्छी बात है ना सर, सब वस्तुओं के दाम गिरे तो अच्छी बात है। मैं आपसे पूछ लेता हूं, वस्तुओं के दाम बढ़े और गिरे, इसका उदाहरण भारत में इन दिनों टमाटर से समझा जा सकता है। टमाटर 100 रुपए किलो क्रॉस हो गया, 200 रुपए क्रॉस हो गया, यह भी बुरा था। और टमाटर जब सड़कों पर फिकता था वो भी तो बुरा था। जब टमाटर के उत्पादन में अगर 10 रुपए किलो तक की मेहनत लगी है तो कम से कम 10, 12, 13, 14, 15 रुपए किलो तक तो वो बिकना चाहिए, ताकि किसान ने जो अपना एफर्ट लगाया है वो उस एफर्ट से मुनाफा कमाकर अपनी जीवन को गति दे सके। लेकिन टमाटर जब 2 रुपए किलो, 1 रुपए किलो के भाव पर बिकने लगता है तो किसान उसे खरीद कर, उसे लाद कर, ट्रैक्टर में भरकर मंडी तक भी नहीं लेकर जाता। क्यों नहीं लेकर जाता? बोले साहब इतना तो पेट्रोल और डीजल फूक जाएगा, इससे अच्छा है सड़कों पर ही डाल दिया जाए। वो फेंक देता है, विरोध स्वरूप भी फेंक देता है, लोगों से कहता है भाई ले जाओ, इसमें कुछ भी बचत नहीं हुई। ध्यान से समझने की बात क्या है, टमाटर जब मंदा हुआ तो इतना बुरा लगा आप सबको, आपको वो भी अच्छा नहीं लगा। टमाटर 2 रुपए किलो क्यों बिका? टमाटर बिकना है 200 रुपए किलो भी नहीं बिकना, तो 2 रुपए किलो भी नहीं बिकना, तो कितने में बिकना है? बिकना उतने में है जितनी उसकी लागत आई है ना, उसके ऊपर जो मुनाफा है वो निकल कर तो आए। यानी जिसने निर्माण किया है वो उस पर से मुनाफा तो आउट करके साइड में रखे।
अब उसके लिए वो कर क्या सकता है? इसी प्रक्रिया में इन्फ्लेशन महत्व अदा करती है प्रगति के अंदर। हर देश ने अपने द्वारा ये सेट किया हुआ है कुछ ना कुछ क्राइटेरिया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के माध्यम से कि हमारे यहां की जो महंगाई है वो 2% से लेकर 6% के बीच में बढ़नी चाहिए। कुछ देशों ने 1% से 5% कह रखी है, कुछ देशों ने 0.5 से लेकर कह रखी है। भारत ने अपने लिए 2% तो मिनिमम बढ़ने की कह रखी है। चीन में उल्टा चल रहा है। चीन में जो वस्तु जितने की बन रही है उतने पर भी नहीं बिक रही है। हालात यह है कि जो कंपनीज घर बनाकर बेचती हैं वो एक के साथ एक घर फ्री दे रही हैं। जैसे टमाटर वाला आपसे क्या कह रहा है कि भाई साहब 10 रुपए के 12 किलो टमाटर ले जाओ। आप हालात सोचो क्या बुरा हाल होगा उस टमाटर विक्रेता के ऊपर। चीन में भी यही हाल हो रखा है उन लोगों का जो कि निर्माण में लिप्त हैं या फिर जो किसी प्रकार का एक्सपोर्ट करते हैं। उनके दाम इतने गिर गए हैं कि जो उनकी लागत है वो भी निकल कर नहीं आ रही है। इससे ओवरऑल क्या होगा? देश के अंदर जो निर्माण करने वाले लोग हैं वो हतोत्साहित होंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे टमाटर को पैदा करने वाला जो व्यक्ति है वो हतोत्साहित होकर अगली बार टमाटर पैदा नहीं करता। क्यों? बोले यार इसको पैदा कर लिया तो फिर 2 रुपए किलो बेचूंगा। इसका मतलब यह हुआ कि यह वाला हाल यहां पर चल रहा है। आप इससे अंदाजा लगाइए। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स यहां का चीन का निकल कर आ रहा है, उसके अंदर जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स यानी उत्पादन जिसने किया फैक्ट्री से बाहर निकलते ही जो माल की वैल्यू होनी चाहिए वो, और कंज्यूमर तक जब माल पहुंचता है उसकी जो वैल्यू होती है, चीन के अंदर आप इसका दर देख सकते हैं। 2023 के जुलाई में आप नोटिस करेंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि जहां भारत में महंगाई 2 से लेकर 6% के बीच में, और ये मानकर चलिएगा भाई, आप ये मत समझिएगा कि आहा ये तो बहुत सस्ता माल हो गया, बहुत आराम हो गया। नहीं साहब, बिल्कुल आराम नहीं हुआ। जब आपने जितने में सामान पैदा किया है, आपका जीरो होने का मतलब यह होता है, जब जीरो आप किसी की चीज बोलते हैं ना, जीरो है, जीरो का मतलब क्या है? सीपीआई और पीपीआई जीरो चल रही है। इसका मतलब यह है कि जो आपने लागत लगाई थी उतने में आपने बेच दी, लेकिन यहां तो माइनस में चला जा रहा है। जितने का बनाया था उतने में भी नहीं बिक रहा है। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब है डिमांड चीन के अंदर खत्म हो रही है। डिमांड खत्म हो रही है, जिसका नमूना आपके सामने यहां पर दिया गया है कि -4.4% तक पहुंच गया था। अब जुलाई में थोड़ा आंकड़ा गया, वो तो और नीचे तक चला गया था। आप अप्रैल मई के बीच में देख सकते हैं, अंदाजा देख सकते हैं क्या बुरे हालात हुए थे। ठीक है ना? तो सीपीआई और पीपीआई का मतलब समझ लिया आप लोगों ने। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसके अंतर्गत व्यक्ति विशेष तक जब सामान पहुंचता है तो वो फैक्ट्री के पास में जब पहुंचता है उसका भाव क्या होता है वो हमने बता दिया। चाइना के अंदर अगर आप प्राइसेस के डिक्रीज होने का आप रेफरेंस देखें तो हमने आपके सामने यहां पर पूरी तरह से इसे दिया है। इसका परिणाम क्या निकल रहा है? इसका परिणाम यह हो रहा है कि यहां के रियल एस्टेट का हाल पूरी तरह खराब हो रहा है। रियल एस्टेट के अंदर ग्रोथ माइनस में दर्ज की गई है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों होता है साहब? अगर माल नहीं बिक रहा है, सस्ते में बिक रहा है, तो इसका नुकसान क्या हो रहा है? मैं कहा देखिए इसका नुकसान क्या हो रहा है। आप जब कोई सामान खरीदते हैं, उदाहरण के रूप में एक सिंपल सा चीज मानते हैं, आपने फैक्ट्री से कोई सामान खरीदा। फैक्ट्री का मालिक अगर आपसे 2 पैसे कमाएगा तो वो अपना लाभ कर्मचारियों में बांटेगा, नए कर्मचारियों को नौकरी पे रखेगा, कर्मचारियों को बोनस देगा, उनके विस्तार के प्लान डिस्कस करेगा। अब आपकी डिमांड खत्म हो गई। डिमांड खत्म हो गई तो जो बना हुआ माल है वो सस्ते में बेचा जा रहा है कि भाई ले जाओ इसे, मैं स्टॉक भी करके रख रहा हूं। जैसे कोरोना काल में आपने देखा होगा बहुत सारे तेल पैदा करने वाले देशों ने तेल फ्री में बांटने की बात कर दी। बोले साहब फ्री में ले जाओ क्योंकि इसका स्टॉक मेंटेन करने में भी हमारा खर्चा जेब से लग रहा है, जिसे चाहिए अभी ले जाओ। ऐसी हालत भी बनकर आई थी। एग्जैक्टली चीन के अंदर क्या हो रहा है कि जो पैदा हुआ माल है उसे सस्ते दामों में बेचा जा रहा है कि भैया ले जाओ इसे, ये हमारे पास में, अब इसके पास रखने का संसाधन नहीं है। इसका नुकसान क्या हुआ? इसका नुकसान यह हुआ कि जो बनाने वाला था उसके पास लाभ नहीं पहुंचा, यानी प्रोड्यूसर जो था उसने मुनाफा नहीं कमाया। जब मुनाफा नहीं कमाया तो वो अपने कर्मचारियों में उसे डिलीवर नहीं कर पाया। जब कर्मचारियों में नहीं पहुंचा, या तो कर्मचारियों की छटनी करेगा वो, क्योंकि भाई कमा रहा है, आमदनी 98 और खर्चा रुपया अगर है तो वो कर्मचारियों की छटनी करेगा। यही कारण है कि चीन के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कोरोना काल चले जाने के बावजूद भी 4 साल का हाईएस्ट है। यानी इतना तो कोरोना काल में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था चीन में जितना इस समय अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है। क्यों? क्योंकि कंपनियों ने छटनी करना शुरू कर दिया। अब इसके बाद तीसरी चीज देखिए, जब आपने अपने कर्मचारियों की छटनी कर दी और लोगों को जितना पैसा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा, इससे क्या होगा? मार्केट में जो कर्मचारियों के द्वारा ड्रिवन डिमांड होती है, जैसे मान लीजिए कि आपको और मुझको पैसा मिला, पैसा मिलेगा, सैलरी वाले दिन सब लोग कुछ ना कुछ खरीदने मार्केट में जाते हैं। आपकी सैलरी कुछ कम हो गई है,
आपने जो सोचा था आप उतना भी नहीं खरीद रहे हैं। लोग अपने विकास क्रम में घर खरीदना एक जरूरी स्टेप मानते हैं। ऐसी स्थिति में यहां का रियल एस्टेट माइनस में ग्रो कर रहा है। यानी जो नेचुरल तरीके से, ये नेचुरल ग्रोइंग चीजें हैं, कार की कीमतें बढ़ना, जमीन की कीमतें बढ़ना या जमीन की कीमतें स्थिर रहना, ये नेचुरल ग्रोइंग है। लेकिन यहां क्या हो रहा है, उल्टा चल रहा है। उल्टा क्या हो रहा है, माइनस में रेट चली गई। कितना चली गई, -26.8% तक रेट चली गई रियल एस्टेट के अंदर। ठीक है, रिटेल सेक्टर 30 से 33% तक के लो पर चला गया है। आप यहां पर देखिए, यहां पर रियल एस्टेट इन चाइना के बारे में खबर अगर जून की देखी जाए ना, तो आप यहां पर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। फरवरी के अंदर 2022 में -46 तक गई थी और वैसे वो 33% तक नीचे चली गई है 2023 के अंदर। आप इससे अंदाजा लगाइए, देखिए -26% आप यहां पर इसको देख सकते हैं। अर्थात जहां 2022 में -46%, -26% लोग खरीदने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। आप यहां पर 2022 का आंकड़ा देखें, यहां आप 2023 का आंकड़ा देखें, माइनस में चल रही हैं चीजें। माइनस में चलने का नुकसान क्या हुआ, इसका नुकसान अब ओवरऑल यह हो रहा है कि जब आपने डिमांड नहीं रखी, डिमांड जब ड्रिवन नहीं हुई इकोनॉमी, तो लोगों के पास में, अब आपके दिमाग में एक बड़ा प्रश्न बनेगा, सर आपने तो कहा था कि चीन तो एक्सपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है, यानी कि वो पैसे जो सामान निर्यात करते हैं उस डिमांड से पैसे कमाते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन चीन के साथ उल्टा दाव पड़ गया। लोग जो दुनिया के बाहर वाले हैं वो भी चीन से सामान नहीं मंगा रहे। जैसे आप इंडिया को ही ले लीजिए, आज इंडिया में बहुत सारी कंपनीज अपने यहां पर आ गई हैं। देखिए, दुनिया के लिए लार्जेस्ट मार्केट में इंडिया भी कंसीडर किया जाता है बाजार के रूप में। भारत चीन से बड़ा सामान इंपोर्ट करता है, लेकिन रिसेंट डेज में आपने नोटिस किया हो तो भारत सरकार ने उठा करके अभी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पर पूरी पाबंदी लगा दी है कि भैया जो बनाना है इंडिया में बनाओ। ऐसे ही सेमीकंडक्टर डिवाइसेस वाली कंपनी से कहा है आप चीन में नहीं, इंडिया में आकर सेमीकंडक्टर बनाओ। बहुत सारा जो माल चीन में बनता था जिसे हम परचेज करते थे, उसके लिए हम क्या कहने लग गए, यहीं पर बनाइए, यहीं पर बनाइए। इसका नुकसान क्या हुआ, उनका जो एक्सपोर्ट था वो पिटने लगा। क्या केवल हमारे करने से ऐसा हुआ? नहीं साहब, दुनिया के हर देश ने चीन को टारगेट करना शुरू किया कि ये केवल दुनिया में अपने निर्यात से, जैसे कई बार हमारे देश में भी जब बहुत ज्यादा भारत और चीन के बीच में हॉट टॉक हुई है, तब देखा क्या गया है, भारत और चीन के बीच में जितना विवाद बढ़ता है, लोग विवाद में ये कहते हैं कि देखिए गलवान जैसा इंसिडेंट होता है और भारत चीन से इतना सामान इंपोर्ट करता है। ऐसी स्थिति में लोगों के अंदर भी चीन के खिलाफ एंटी चाइना सेंटीमेंट डेवलप होने लगा। और एंटी चाइना सेंटीमेंट का परिणाम क्या निकला कि चीन का जो एक्सपोर्ट है वो धीरे धीरे कम होने लगा। चीन का एक्सपोर्ट कम होने लगा। चीन के एक्सपोर्ट के कम होने से चीन के अंदर रिसोर्सेज के अंदर कमी आने लगी, जिसको आप यहां पर देख सकते हैं कि इनका एक्सपोर्ट देखिए 2023 में -14% तक पहुंच गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब यह हुआ -14.5% इनका एक्सपोर्ट पहुंच गया, -12% इनका जो है वो इंपोर्ट है। यानी दोनों ही चीजों में मंदी आ रही है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, इसके साथ साथ और क्या हुआ, विदेशी कंपनियां चीन में जाने से अब दिक्कत कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? क्योंकि चीन ने कोरोना के नाम पर बहुत बार लॉकडाउन लगा के रखे। कोरोना के बाद भी आपने एप्पल स्टोर के बाहर भी लोगों की लाइन लगी हुई देखी थी। इनका आजकल कंपनियों में इंटरफेरेंस बहुत बढ़ रहा है। जैसे एक टाइम था जब चीन में अलीबाबा जैसी कंपनियां दुनिया में अपना नाम कमाती थी, अब अलीबाबा के फाउंडर जैक मा को ही गायब कर दिया गया। ऐसी स्थिति में बहुत सारी कंपनियां जो और थी, जैसे आंटे ग्रुप था उसके साथ हुआ, ऐसी बहुत सारी कंपनियों के साथ चाइना में हुआ कि वो कुछ भी अगर करने निकलते थे तो चीन की जो तानाशाही कंपनियों पर चलने लगी, उसके चलते बहुत सारी कंपनियों ने वहां आने से किनारा कर लिया। इससे इनका ओवरऑल आउटपुट गिरने लगा, और जब गिरने लगा तो चाइना की जो एक्टिविटीज हैं वो डिक्लाइन होने लगी, फैक्ट्री की एक्टिविटीज में कमी आने लगी। और इस स्थिति में चाइना के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़कर 21.3% पहुंच गया, जो 4 वर्ष के अंदर लगभग 2 गुना हो गया है। इससे अंदाजा लगाइए कि कोरोना काल भी इतना खराब नहीं था इनके लिए जितना ये अब खराब हुआ है। चाइना की यूथ का जो अनएम्प्लॉयमेंट है, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यह बढ़कर 21.3% तक पहुंच गया है। यह अपने आप में बड़े नंबर्स हैं जो आपको यहां पर पता चलते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब कुल मिलाकर चीज यह निकल रही है कि चीन में ऐसा बबल अब क्रिएट हो रहा है कि वो कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। अब इसके लिए चीन करे क्या, निकलने के लिए वो क्या कर सकता है? चीन निकलने के लिए 2 प्रयास कर सकता है कि वो सबसे पहले डिमांड को इंक्रीज करे। सर, डिमांड इंक्रीज कैसे की जाती है? डिमांड इंक्रीज करने के लिए लोगों को इंसेंटिवाइज किया जा सकता है कि लोगों के अकाउंट में पैसे डाल दिए जाएं। क्या चीन ने ऐसा नहीं किया?
दूसरा क्या किया जा सकता है कि जो वहां के अलग जो स्टेट्स हैं उनसे कहा जाए कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा पैसा खर्च करें, ताकि लोगों को ज्यादा रोजगार मिले, खरीद ज्यादा होंगी, मार्केट में पैसा फ्लो होने लगेगा। चीन ये सारे हथकंडे अपना चुका है। असल मायने में चीन ने अपने राज्यों से बड़ी मात्रा में कर्जे दिलवाए कि आप लोग कर्जे लो मुझसे। खुद जैसे केंद्र सरकार, जैसे अपने यहां पर केंद्र सरकार होती है और राज्य सरकार होती है, राज्य सरकारों से केंद्र सरकार कहे कि तुम कर्जा लेकर के नवनिर्माण करो, तो राज्य सरकारें नवनिर्माण करने लग गई। अब नवनिर्माण का परिणाम क्या निकल कर आया कि उन्होंने कंस्ट्रक्शन तो खूब कर लिया, लेकिन कर्जा इतना बढ़ गया कि अब उसका कोई मुकाबला नहीं। आप अंदाजा लगाइए कि चीन के अंदर जो कर्जा है ना, वो बढ़कर के 200-250% के आसपास इनका कर्जा पहुंच गया है। मैं आपको उसके बारे में भी बताना चाहूंगा, मैं नंबर लेकर आया था, मैं दिखा दूंगा आपको। चीन का जो कर्जा है ना, वो बढ़कर के 250% तक पहुंच गया, यानी प्रति व्यक्ति की जो आय है उसका जस्ट 2.5 गुना। ऐसी स्थिति में लोग उस चीज को भी लेना स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। लोग पैसा खर्च करने में कंजूसी कर रहे हैं, और लोग चूंकि ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार बहुत पैसा इन्वेस्ट कर चुकी है, तो और ऑप्शंस क्रिएट होकर नहीं आ रहे हैं। इसी बीच में खबर आती है 17 अगस्त को कि यहां थर्ड वेव का भी कोरोना का असर देखने को मिल रहा है, यानी थर्ड वेव की भी चर्चा हो रही है। इनके साथ साथ चीन और अमेरिका की जो दुश्मनी थी वो भी एक बहुत बड़ा कारण बनकर आई। ऐसा क्या हुआ, अमेरिका ने क्या किया? असल मायने में चीन जो चीजें बनाकर भेजता है ना, वो गुड्स हैं, कमोडिटीज हैं, अच्छी बात है, लेकिन चीन खुद जिन चीजों को इंपोर्ट करता है उसमें टेक्नोलॉजी वाली जो चीजें हैं वो अमेरिका से इंपोर्ट की जाती हैं। उस पर भी अमेरिका सख्त हो गया है, यूरोप सख्त हो गया है कि ये बनाते लेते हमसे हैं, फिर सस्ते में बनाकर दुनिया को बेचते हैं। तो उस पर अमेरिका लगातार नजर बनाए हुए है, अमेरिका उन्हें होने नहीं दे रहा है। और ऐसी स्थिति में बाइडेन का यह बयान दे देना कि अब ये चीन एक चालू बम जैसा है, वो कभी भी फट सकता है, इसका मतलब दुनिया वाले अब सतर्क ये हो रहे हैं कि चीन का जो बना हुआ पैकेट था ना, बंडल पैक था, सब तरफ से लोगों ने चीन के साथ यह समझ लिया कि यह किसी भी समय अब ब्लास्ट कर सकता है। बाइडेन ने हाल ही में कहा है कि इट इज ए टिकलिंग टाइम बॉम्ब, यह किसी भी समय फट सकता है। अब फट सकता है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इनकी इकोनॉमी किसी भी समय क्रैश कर सकती है। चीन का प्रभाव दुनिया पर बड़ा पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था बुरी तरह क्रैश हो सकती है। क्यों? क्योंकि कमोडिटी के अंदर दुनिया में चीन का नंबर 1 स्थान है। चीन मार्केट में 40% तक की भागीदारी रखता है आज के वैश्विक विकास के अंदर। ऐसी स्थिति में चाइना की इकोनॉमी अगर ब्लास्ट होती है तो दुनिया में बहुत सारे नुकसान देखने को मिलेंगे, इंक्लूडिंग इंडिया, हमें भी बहुत सारे नुकसान देखने को मिल सकते हैं। बट अब चीन के पास में अगर विकल्प के रूप में बात की जाए तो यहां का राष्ट्रीय उत्पादन 282% कर्ज में चला गया। अब आप देखिए 250% से ऊपर है। इससे निपटने के लिए चीन को दुनिया के देशों के साथ टेबल पर बैठकर बातें करनी होंगी। जिस तरह का वो रवैया अड़ियल लेकर चल रहा है, जिसके चलते उसे इतना नुकसान देखने को पड़ रहा है, उनसे उसे बचना होगा। जो बेफजूल के इन्वेस्टमेंट वो पाकिस्तान जैसे देशों में या कहीं और कर रहा है, उससे उसे बचना होगा। खैर, आने वाला समय चीन के समझदार लोग खुद से कुछ ना कुछ निर्णय ले ही लेंगे। अभी तक इतना ही। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में यह बताएं कि यदि चीन की अर्थव्यवस्था फेल हो गई तो क्या होगा। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर बताइएगा।